तो एक्चुअली मैं उस कंपनी की हिस्सेदारी खरीद रहा हूँ। करेक्ट। हम कितनी बार न्यूज़ में देखते हैं कि किसी ने गलती से कोई पुराना स्टॉक खरीद लिया और 20 साल के बाद उसकी करोड़ों की कीमत हो गई। 1 रुपए से मैं 5 रुपए तक की चीज़ खरीद पा रहा हूँ। आपने काफ़ी ट्रेडर्स से बात करी होगी जो गिरते हुए मार्केट में भी पैसा कमा सकते। तो अगर आप इसको पूरे महीने का भी या पूरे साल का भी करते हो तो करीब 10-12% बन रहा है। इट इज़ बेटर देन योर एफडी रेट्स। डेफिनेटली। और मुझे 1 लाख पर 99 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो गया। मतलब अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, समथिंग इज हैपनिंग बैड, तब मेरा लॉस ना हो। एवरीबॉडी, हमारी लास्ट सीरीज ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स पे आपका रिस्पॉन्स इतना अमेजिंग था कि अब इस बार हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे आपके लिए एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी equally rewarding for all you people. Mr. Aseem Singhal is back with us to teach us futures and options. Welcome, sir. Hi, Alina. How are you? I am great. And I'm very excited to learn. Last time आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला and it has stayed with me till date. So I'm very excited to start with futures with you in the first video. I can again see कि आपने अपने questions बनाए हुए हैं last time की तरह. Always. So it's going to be an extremely important session again. हाँ, totally. All right. So shall we start? जी एकदम। Okay. So सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल से स्टार्ट करते हैं कि फ्यूचर्स और स्टॉक्स में डिफरेंस क्या होता है। काफ़ी लोगों को लगता है कि स्टॉक्स अगर हैं ही तो फ्यूचर्स की ज़रूरत क्या है, राइट? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रिलायंस। अगर मैं किसी भी स्टॉक को खरीदता हूँ, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, तो एक्चुअली मैं उस कंपनी की हिस्सेदारी खरीद रहा हूँ। करेक्ट। हो सकता है वो 0.00001% हो, बट मैं उस कंपनी का हिस्सेदार बन गया हूँ। करेक्ट। तो वो कंपनी जो भी कर रही है, अगर वो प्रॉफिट दे रही है तो मुझे भी उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। Correct. या तो मुझे उसके डिविडेंड मिल जाएंगे, अगर वो कभी मुझे बोनस शेयर देती है तो मुझे बोनस मिल जाएगा, और अगर उसका जो स्टॉक प्राइस है ऊपर जाता है तो मेरे को उसमें प्रॉफिट होएगा। Right. तो ये तो हो गया स्टॉक, मतलब मैं एक्चुअली एक कंपनी का हिस्सेदार बन गया। बट अगर मैं फ्यूचर्स की बात करता हूँ और अगर मैं रिलायंस का फ्यूचर खरीदता हूँ तो पहली बात, मुझे कंपनी में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। ओके। तो फ्यूचर एक तरह का केवल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। राइट। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो हर कॉन्ट्रैक्ट की तरह फ्यूचर की भी कोई ना कोई एक्सपायरी डेट होनी है। मतलब अगर मैं स्टॉक्स को खरीद रहा हूं तो मैं अपने बच्चों के लिए भी खरीद सकता हूं, मैं 5, 10, 15 साल के लिए भी खरीद सकता हूं। हम कितनी बार न्यूज़ में देखते हैं कि किसी ने गलती से कोई पुराना स्टॉक खरीद लिया और 20 साल के बाद उसकी करोड़ों की कीमत हो गई। बट ये फ्यूचर्स में अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकता है, बिकॉज फ्यूचर्स की एक एक्सपायरी डेट होती है। अच्छा। एंड अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें, जितने भी हमारे स्टॉक्स हैं जिनमें फ्यूचर्स है, उनकी जो एक्सपायरी डेट है वो है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। अच्छा, ओके। फ्यूचर एक तरह का सिंबल ही है जिसको मैं ट्रेड कर सकता हूं, बट ऑन द लास्ट थर्सडे एट 3:30 PM जो वो सिंबल होगा वो खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट दिन से वो सिंबल बचेगा ही नहीं। ओके। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ स्टॉक एंड अ फ्यूचर। स्टॉक में आप एक्चुअली कंपनी के हिस्सेदार बन रहे हैं, बट फ्यूचर्स में आप केवल एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं। और आपने काफी बार नोटिस भी किया होगा कि जो स्टॉक का प्राइस है और जो फ्यूचर का प्राइस है, इनफैक्ट वो बहुत सिमिलर चलता है। तो अगर स्टॉक ऊपर जाएगा फ्यूचर्स भी ऊपर जाएंगे, और अगर स्टॉक नीचे गिरेगा तो फ्यूचर्स भी नीचे गिरेंगे। करेक्ट। तो ये तो हो गया डिफरेंस। बट आप लग रहा होगा ठीक है, दिस इज सेम, तो मतलब अभी भी मुझे फ्यूचर्स की क्या जरूरत है, फिर तो मैं स्टॉक में डायरेक्टली ही ट्रेड कर लूंगा। मेक सेंस। या तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली डिफरेंस क्या है। पहली चीज, स्टॉक, हमारे पास 2000 स्टॉक्स हैं। अगर मैं NSE की बात करूँ, मोर देन 2000 स्टॉक्स आते हैं जिनमें मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। जी। बट मैं फ्यूचर्स में ऐसे नहीं कर सकता। देयर आर ओनली अराउंड 190 स्टॉक्स, और ये चेंज होते रहते हैं, जिनको FNO स्टॉक्स बोला जाता है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जो सेगमेंट के स्टॉक होते हैं। और आप ये मान सकते हैं कि जो भी इंडिया की जो टॉप 200 कंपनीज हैं उनमें ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है। ओके। तो सब में पहली बात फ्यूचर्स नहीं मिलता, तो दैट्स अ बिग डिफरेंस। अगेन, व्हाई इज दिस डिफरेंस? बिकॉज जो फ्यूचर्स हैं वो एक लेवरेज प्रोडक्ट है। ओके। तो जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं, देयर इज नो लेवरेज हैपनिंग, बट फ्यूचर्स इज अ लेवरेज प्रोडक्ट। ओके। लेवरेज क्या मतलब? या मार्जिन से आपसे कुछ रिलेशन है? जी, व्हेन आई यूज द वर्ड लेवरेज, दैट बेसिकली मीन्स कि अगर मेरे को मान लीजिए कोई स्टॉक को खरीदना है, लेट्स से कि वो 100 रुपीज का स्टॉक है जी, एंड मुझे 50 क्वांटिटी उसकी खरीदनी है, सो आई कैन बाय इट फॉर 50 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज 5000 रुपीज। और अगर मुझे इंट्राडे में थोड़ा बहुत मार्जिन मिल रहा है, बट अगर मैं पोजिशनली ट्रेड कर रहा हूं तो मुझे 5000 रुपए मेरे अकाउंट में होने ही जरूरी है। बट फ्यूचर्स में ऐसा जरूरी नहीं है। ऑन एवरेज व्हेन यू बाय अ फ्यूचर, you get a leverage of 5 times. That means approximately मुझे 5000 के बदले केवल 1000 रुपए ही देने होंगे। इनफैक्ट लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल ऑन दी चार्ट्स, तो उससे थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको रिलायंस का स्टॉक दिखा रहा हूँ। इस समय मार्केट लाइव है, बट आप देखेंगे कि जो रिलायंस का प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 2950 के आसपास चल रहा है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर्स की।
दिस इज द फ्यूचर्स प्राइस एंड यू कैन क्लियरली सी कि जो रिलायंस का जो चार्ट दिख रहा है और जो फ्यूचर्स का चार्ट दिख रहा है बहुत ही सिमिलर है। इनफैक्ट प्राइस भी काफी सिमिलर चल रहा है। जो अभी रिलायंस का प्राइस फ्यूचर्स का चल रहा है दैट इज अराउंड 2956, मतलब 5 रुपए एक्स्ट्रा चल रहा है। अच्छा। तो ये तो हमें डिफरेंस दिख रहा है कि हाँ मेजॉरिटी डिफरेंस ज्यादा कुछ है नहीं, स्टॉक्स और फ्यूचर्स में एकदम सिमिलर चार्ट दिख रहा है। बट जैसे हमने बात करी जो मार्जिन है, मतलब जो पैसा चाहिए मुझे खरीदने को, वो बहुत डिफरेंट आएगा। तो अगर मैं रिलायंस पे आता हूँ एंड इफ आई वांट टू बाय दिस फ्यूचर्स, मान लीजिए मैं 250 क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ, तो 250 क्वांटिटी का अगर आप नीचे देखेंगे द टोटल मनी दैट आई शुड हैव इन माय अकाउंट इज 1,31,000। मतलब अगर मेरे पास 1,31,000 रुपीज हैं, मैं इस फ्यूचर को आराम से खरीद सकता हूँ। अब मैं यही सेम चीज रिलायंस पे ट्राई करने वाला हूँ। सो मैं फिर से 250 क्वांटिटी ट्राई करूंगा बाय करने की एंड यू विल नोटिस द टोटल रिक्वायरमेंट इज 7,40,000। सो आप देख सकते हैं कि जब मैं फ्यूचर्स को ट्रेड कर रहा हूं, I need more money. 1 रुपए से मैं 5 रुपए तक की चीज खरीद पा रहा हूं। तो इसको बोलते हैं लेवरेज। आई एम गेटिंग 5 टाइम्स लेवरेज बिकॉज मैं कम पैसे से ज्यादा पैसे की ट्रेडिंग कर पा रहा हूं। इसमें कितना अमाउंट दिखा है? दिस इज 7,39,000 एंड दिस इज 1,31,000, तो अप्रोक्सीमेटली 5.5 टाइम्स। मतलब आपका 131 ट्रांसलेट हो रहा है 7.5 लाख में, जी, जब मैं फ्यूचर्स में जब ट्रेड आप कर रहा हूं। फ्यूचर्स का विंडो खोल रहे हैं तो। राइट। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों अलाउ कर रहा है जो सेबी या फिर जो एनएसई है। वो ये है क्योंकि हमने बात करी कि ये केवल एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो क्योंकि मैं इसमें हिस्सेदारी नहीं ले रहा, तो इट्स मोर लाइक अ बेट। तो जो एक्सचेंज है वो मुझे कह रहा है कि अगर मैं 1.5 लाख रुपए की बेट लगाना चाह रहा हूं और कितने में मूवमेंट हो जाएगा, यूजुअली जब मूवमेंट होएगा, क्योंकि उसमें M2M का कैलकुलेशन करा जाता है, तो इवन दो आई एम ट्रेडिंग अ स्टॉक वर्थ 7.5 लाख रुपीज, वो इंट्राडे में मान के चल रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा की मूवमेंट ही नहीं आएगी स्टॉक में। तो इसलिए यह अलाउ होता है, बट स्टॉक्स में अलाउ नहीं, क्योंकि हो सकता है कि अगर मैं 5 लाख की चीज 1 लाख रुपए में लेके बैठ गया और वो गिरता चला जा रहा है, so I can go into negative, but because it does not have an expiry date, but क्योंकि फ्यूचर्स में एक्सपायरी डेट है और M2M कैलकुलेशन का तरीका भी है, इसलिए ये अलाउड रहता है। M2M पे हम बाद में जाएंगे। हाँ, मैं आपको M2M बताऊंगा M2M क्या होता है। ओके, लॉट साइज क्या होता है? जी, तो अभी आपने नोटिस किया होगा कि मैं यहाँ पे 250 क्वांटिटी ही बाय कर रहा था। मैं फ्यूचर्स में एक क्वांटिटी मैंने बाय ही नहीं करी क्योंकि वो अलाउड नहीं है। हर फ्यूचर में एक मिनिमम क्वांटिटी होती है जो आपको बाय करनी ही पड़ती है। कहीं लिखी होती है वो? दैट इज पब्लिश्ड, यस, एंड दैट गेट्स चेंज्ड ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि अगर रिलायंस में 250 क्वांटिटी हो चुकी तो हमेशा के लिए 250 होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर हम अभी की बात करें, निफ्टी का जो लॉट साइज है दैट इज 50, जो पहले 75 था। बैंक निफ्टी का अभी 15 है, जो पहले 25 था, पहले उससे पहले 40 था। तो इट कीप्स चेंजिंग। ओके, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस, आई गेस। डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑल्सो, यस। तो अगर आप देखें 250 का मतलब ही क्या हुआ कि अगर मुझे एक क्वांटिटी बाय करनी है फ्यूचर की, वो मुझे एक्सचेंज अलाउ नहीं कर रहा बाय करने का। सो दैट इम्प्लिसिटली मीन्स कि फ्यूचर एक रिस्की प्रोडक्ट है, क्योंकि मुझे मिनिमम 250 क्वांटिटी बाय करनी है। और जैसे भी हमने देखा था 250 क्वांटिटीज अप्रोक्सीमेटली 7.5 लाख रुपीज वर्थ ऑफ रिलायंस। तो अगर छोटी सी भी मूवमेंट आएगी तो अच्छा खासा पैसा ऊपर नीचे होगा। एग्जैक्टली। तो काफी लोगों को लगता है कि लेवरेज मिलना अच्छी बात है, बट जैसे आपने बोला ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो प्रॉफिट भी अच्छा आएगा और लॉस भी हुआ तो लॉस भी बड़ा होगा। तो नए लोगों के लिए बहुत मुश्किल चीज है ये। करेक्ट। तो जब हम बात करते हैं फ्यूचर्स की, बिकॉज फ्यूचर्स इज अ लेवरेज प्रोडक्ट, तो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं ट्रेडिंग की, इट्स गोइंग टू बी लिटिल रिस्की बिकॉज जो मूवमेंट आएगी थोड़ी ज्यादा आएगी। हाँ, अंडरस्टूड। ओके, तो मुझे अभी तक एक चीज समझ नहीं आई, फ्यूचर्स में एज सच फायदा क्या है? क्योंकि आप बता रहे हो रिस्क भी ज्यादा है, तो हम फ्यूचर्स में जाएंगे ही क्यों? क्योंकि देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। ओके। अब शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, बट लेट मी जस्ट क्विकली रीआइटरेट। शॉर्ट सेलिंग का मतलब है कि अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट गिरने वाला है तो मैं पहले सेल कर दूंगा और बाद में जाके बाय कर लूंगा। क्योंकि अगर मार्केट गिरने वाला है, मतलब अगर आज कोई चीज 100 रुपए की है तो मैंने 100 रुपए पे सेल कर दिया, और बाद में आके जब वो 50 रुपए की रहेगी तो उसको बाय कर लिया, तो मुझे प्रॉफिट मिल गया। जी, ये शॉर्ट सेलिंग है। हमने अपनी पुरानी वीडियो में भी देखा था, बट वहां पर मैंने एक चीज बार बार दोहराई थी कि मैं इंट्राडे कर रहा हूँ। मतलब मैं आज सुबह 9:15 बजे सेल कर रहा हूँ या 10 बजे सेल कर रहा हूँ, और 3:15 बजे 3:15 पे मुझे बाय करना जरूरी है। बिकॉज स्टॉक्स में नेसेसरली अगर मैंने कुछ चीज शॉर्ट सेल करी हुई है, मुझे इसको बाय करके जाना ही जाना है। तो ये डिलीवरी के लिए हमारे पास होना चाहिए। जी, बट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि मान लीजिए मुझे लग रहा है कि कल मार्केट गिरने वाला है, मतलब कल गैप डाउन ओपनिंग होगी, तो मैं उस फैक्ट का फायदा कैसे उठा सकता हूं? वहां पे जाने के लिए मुझे फ्यूचर्स की जाने की जरूरत है। दैट मीन्स आई कैन डू शॉर्ट सेलिंग ऑफ अ फ्यूचर पोजिशनली। मैं आज शॉर्ट सेल करके
कल बाय कर सकता हूं, जो कि स्टॉक्स में अलाउड ही नहीं। अलाउड नहीं है। सो दिस एक्चुअली गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली मेक मनी इवन व्हेन द मार्केट इज गोइंग डाउन। ओके। ये स्टॉक्स में पॉसिबल नहीं हो सकता, बट ये फ्यूचर्स जब या हम आगे जब बात करेंगे ऑप्शंस में, उसमें पॉसिबल होता है। हाँ, तो मोर रिस्क मोर रिवॉर्ड वाली चीज हो गई। करेक्ट, एग्जैक्टली, रिस्क इज मोर, वी आर गेटिंग मोर रिवॉर्ड्स। राइट। तो आपने नोटिस किया होगा व्हेनेवर वी टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड्स, दे यूजुअली परफॉर्म वेरी वेल ड्यूरिंग अ बुल रन एंड दे आर लेट्स से साइडवेज या थोड़ा बहुत गिर जाते हैं जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है, बिकॉज वो पोजिशनली स्टॉक्स को शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। बट फ्यूचर्स में ऐसा नहीं है। आपने काफी ट्रेडर्स से बात करी होगी, फ्यूचर्स और ऑप्शन में जो ट्रेड करते हैं, जो गिरते हुए मार्केट में भी पैसा कमा सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि क्योंकि अगर मार्केट गिर रहा है और अगर मैं शॉर्ट सेलिंग कर रहा हूं, देन आई कैन एक्चुअली मेक मनी बाय फॉलोइंग मार्केट्स आल्सो। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। अब थोड़ा सा बात करते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। हाउ डू यू से थिंग्स? जी, तो जैसे हमने एग्जांपल देखा था यहाँ पे, जो फ्यूचर है उसमें आपके पास एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है। सो इफ यू सी हियर, जो रिलायंस का फ्यूचर दिख रहा है आपको, इट सेज रिलायंस 29 FEB FUT। अभी 29 फेब जो लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा है? बिकॉज जैसे मैंने बताया, जो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ है वो इस बार 29 फरवरी का पड़ रहा है। तो ये 29 फरवरी मीन्स कि ऑन 29 फरवरी एट 3:30 PM तब तक तो मैं इस फ्यूचर को ट्रेड कर सकता हूँ, बट उसके नेक्स्ट डे से ये खत्म हो जाएगा। ये मेरे को यहाँ पे चार्ट पे भी नहीं दिखेगा। ओके। अब अगर मैं मार्च की बात करता हूँ, मार्च के अगर आप अपना कैलेंडर को देखेंगे, द कैलेंडर विल शो 28 मार्च एज द लास्ट थर्सडे। ओके। अब उसके आगे आप ऑब्वियसली 3 दिन बचे हैं हमारे मार्च में, बट अगर मैं यहाँ पे मार्च का फ्यूचर लगाने की कोशिश करूंगा, आप देखेंगे 28 मार्च दिखा रहा है, बिकॉज दैट इज अ लास्ट थर्सडे। ठीक है, तो पहली चीज तो ये होगी कि जो नॉमेनक्लेचर है उसमें फर्स्ट पार्ट इज द नेम ऑफ द स्टॉक, जिसको अंडरलाइन बोलते हैं। सेकेंड पार्ट इज द एक्सपायरी डेट विच इज द लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। अगर थर्सडे छुट्टी है तो उससे एक दिन पहले हो जाएगा। यस, एंड द लास्ट पार्ट इज FUT विच इज डिनोटिंग दैट इज अ फ्यूचर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा होगा आपको, मैं देख पा रहा हूँ कि आपको एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में ऑलरेडी, कि मैंने भी आपको फरवरी दिखाई और ऑलरेडी हम फरवरी में ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो मेरे पास मार्च का कैसे फ्यूचर दिख रहा है? राइट, क्योंकि हमारे को जो फ्यूचर्स दिखते हैं वो 3 महीने के दिखते हैं, फॉर द करंट मंथ, फॉर द नेक्स्ट मंथ एंड फॉर द फार मंथ। तो अगर जैसे आज हम टुडे इज 15 फरवरी, मार्च, अप्रैल, एग्जैक्टली। तो यूजुअली, बट दैट बीइंग सेड, हम जब ट्रेडिंग करते हैं हम करंट मंथ में ही कोशिश करते हैं ट्रेडिंग करने की, जो क्योंकि जो लिक्विडिटी है, मतलब जो वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं वो आपके मोस्टली करंट मंथ में हो रहे हैं। नेक्स्ट मंथ में लोग ट्रेड करना शुरू करते हैं जब मार्केट मतलब महीना खत्म होने वाला है, तभी हम ट्रेड करते हैं, जिसको हम रोल ओवर भी बोलते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट दैट आल्सो। ओके। अब थोड़ा सा, अब हमने नॉमेनक्लेचर, शॉर्ट सेलिंग, मार्जिन, ये सब डिस्कस कर लिया। थोड़ा सा M2M कैलकुलेशंस के बारे में मैं जानना चाहूंगी, हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। यस, तो हमने शुरुआत ही इससे करी थी कि मार्जिन में डिफरेंस रहता है। जो हमने कहा था कि लेवरेज प्रोडक्ट है और मैं केवल 1,40,000 में मैं रिलायंस को बाय कर पा रहा था, वो इसलिए कर पा रहा था मैं, बिकॉज एवरी डे एट द एंड ऑफ द डे जो भी मेरे को प्रॉफिट और लॉस हुआ है फ्यूचर्स में, वो अगर मुझे प्रॉफिट हो तो उतना पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा, और अगर मुझे लॉस हो तो उतना मुझे पैसा देना भी पड़ेगा। दिस इज अ स्टॉक डिफरेंस फ्रॉम स्टॉक। राइट। अगर मैं स्टॉक, आज कोई स्टॉक को 100 रुपए का खरीदता हूँ और मान लीजिए वो 10 रुपए गिर भी गया, तो मुझे कहीं 10 रुपए का जो मेरा लॉस हुआ है वो कहीं किसी को देना नहीं, मतलब मेरे अकाउंट से कुछ भी पैसा का ट्रांजैक्शन नहीं होगा। बट फ्यूचर्स में ऐसा नहीं होता है। सो आई विल टेक एन एग्जांपल, लेट मी शो इट टू यू ऑन द गूगल शीट्स। तो मैं अब आपको M2M कैलकुलेशन दिखा देता हूँ कि कैसे करी आती है। अभी लेट्स से कि हमारा जो फ्यूचर है वो 100 क्वांटिटीज का है, जो लॉट साइज है, एंड जो मैंने एंट्री करी है, सो लेट्स पुट इन द डेट ऑल्सो, लेट्स से ऑन 1 Jan मैंने इस फ्यूचर को बाय कर लिया एट लेट्स से 200 रुपीज। अब बाय, और मैं अभी इसको होल्ड करने वाला हूँ, मैं इसको एग्जिट नहीं करने वाला हूँ। कल एग्जिट करेंगे, 3-4 दिन बाद एग्जिट करूंगा। 3-4 दिन बाद करेंगे। ओके। तो मेरा, और मान के चलते हैं कि जो मेरा लेवरेज है वो 5 टाइम्स मुझे लेवरेज मिल रहा है, तो जो टोटल मेरा मार्जिन मेरे पास होना चाहिए, मतलब जितना मेरे अकाउंट में पैसे होने चाहिए, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5। सो 100 मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइड बाय 5। सो आई ओनली नीड 4,000 रुपीज इन माई अकाउंट टू टेक दिस ट्रेड। ओके ओके। बट ये जो ट्रेड है दिस इज वर्थ 20,000 जो आपने बोला, तो जो भी स्टॉक है वो वर्थ 20,000 है, बट मैं एक्चुअली केवल 4,000 रुपीज से इसको ट्रेड को कर पा रहा हूँ। ओके, बट वहां पे तो ज्यादा दिख रहा था ना फ्यूचर्स में? नहीं, फ्यूचर्स में कम दिख रहा था। फ्यूचर्स वाज 1,40,000, स्टॉक वाज 7,40,000 समथिंग। ओके ओके, गॉट इट। ठीक है, अब मान लीजिए कि बाय द एंड ऑफ द डे, मतलब एट 3:30 PM, ये जो फ्यूचर था
दिस वॉज ट्रेडिंग अप्रॉक्सीमेटली एट 190 रुपीज। बट जैसे मैंने बोला मेरे को थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू है, मैं सोच रहा हूँ कि हफ्ते भर में ये मार्केट ये स्टॉक ऊपर जाएगा, मैं फ्यूचर को खरीद रहा हूँ, बट मेरा 10 रुपये का भी लॉस हो चुका है। अब क्या होगा? फर्स्ट थिंग दैट एक्सचेंज विल डू इज इट विल ट्राई टू फाइंड आउट कि मेरा लॉस कितने रुपए का हुआ है। तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सो द एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर देंगे Yes. 10 रुपीज से। करेक्ट। सो द डिफरेंस विच इज 200 minus 190, that becomes a difference, multiplied by 100 quantity. तो मेरा एक्चुअली 1000 रुपए का लॉस हुआ है। मेरा एक्चुअली 1000 रुपए का लॉस हुआ है। अब नेक्स्ट डे आने से पहले क्या होगा? मेरे अकाउंट में, मान लीजिए अगर मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए थे तो उसमें से 4,000 रुपीज का तो मेरा मार्जिन लग गया, 6,000 मेरे अकाउंट में कैश दिख रहा था, अब वो 1000 और चला वो गया, उसमें से 1000 चला गया, 5000 बचा। अब वो 5000 है। दिस इज कॉल्ड M2M कैलकुलेशन। मतलब जो भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो बिफोर द नेक्स्ट डे उतना अमाउंट या तो मेरे को मिल जाएगा या फिर मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। बट अभी सेटल नहीं हुआ है, अभी सेटल नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट डे इफ आई लेट्स से इफ माय कैपिटल वाज लेट्स से 10,000 रुपीज, तो आफ्टर दिस इट इज ओनली 9,000 रुपीज। अब नेक्स्ट डे चलते नहीं हैं। 9000 नहीं हुआ, 4000 मार्क। उसको तो हमारा मार्जिन है, हमारा वो तो बचा ही हुआ है, और 5,000 मेरे पास एक्चुअल कैश बचा रह गया। अब नेक्स्ट डे मानिए कि अगेन मैंने अब नई कुछ एंट्री नहीं ली, दिस गोज बैक टू 210, बढ़ गया 10 रुपए। 20 रुपए बढ़ गया। अच्छा आप 190 से, अब मैं 190 से कैलकुलेट करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी वो 10 रुपए का लॉस तो दे चुका हूं। तो यहां पर मेरे को 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 मतलब 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया इस दिन के लिए। तो ये 2,000 रुपए मेरे अकाउंट में आ जाएंगे एंड माय अकाउंट टोटल साइज अगर मैं मार्जिन को मान लूं तो 11,000 रुपए हो जाएगा। तो ऐसे करके आपकी M2M कैलकुलेशन जो है वो चलती रहेंगी। एंड दिस इज द रीजन जो हमने बात करी थी कि 1,40,000 रुपए वो क्यों करने वाले हैं, बिकॉज उनको पता है कि अगर इतना लॉस हो रहा है तो वो एनीवे मेरे को शाम को उतना वो मेरे से रिकवर कर लेंगे। M2M का फुल फॉर्म क्या होता है? M2M इज मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट, ओके ठीक है। यहीं पे मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करा जाता है। बिकॉज काफी लोगों को लगता है कि लेट्स टेक अ एग्जांपल, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि काफी बार क्यों कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है व्हेन वी डीलिंग इन फ्यूचर्स। मान लीजिए हम ये सब कुछ खुद करना पड़ता है लोगों को, ये सारी कैलकुलेशंस जो भी आप कर रहे हो ये सब तो बन के आता होगा अकाउंट में। हाँ ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, बट अगले दिन आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे अकाउंट में 1000 रुपए आ गए क्यों नहीं आए, तो आपको रीजन पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है या आपका ब्रोकर आपके साथ क्यों कर रहा है। आई जस्ट वांट टू मेक इट इजी फॉर पीपल कि वो डरे ना कि भाई ये सब तुम्हें खुद करना पड़ेगा। नहीं, ये सब कुछ खुद होगा। आपको तो केवल अपनी डायरेक्शन पकड़नी है फ्यूचर्स की, और जो हम बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजीज बनानी है, ये चीजें ऑटोमेटिक होंगी। ओके, सो लेट मी शो यू कि हम रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं जब हम फ्यूचर्स की बात करते हैं। वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ रिलायंस ओनली। जी ठीक है, तो इस समय जो रिलायंस का जो फ्यूचर का प्राइस चल रहा है, एज वी कैन सी इट्स अराउंड 2974, 3,000 रुपए मान लेते हैं। 3000 रुपए, हाँ। सो इट इज अप्रॉक्सीमेटली एट 3,000 रुपीज। और जो हम अपना पैसा लगाने वाले हैं, जो टोटल मार्जिन है, दैट वाज अराउंड 1.5 लाख रुपीज इफ आई रिमेंबर करेक्टली। 131, हाँ 132 है तो 1.5 मान लेते हैं 1.5 कि हमने 1.5 लाख के हमारे पास अकाउंट था और हमने 1.5 लाख रुपीज पे एक लॉट फ्यूचर का बाय कर लिया। ठीक है, सो जो क्वांटिटी हमने बाय करी दैट इज 250 परसेंट लगा हुआ है। एंड वी वांट टू पुट अ स्टॉप लॉस ऑफ लेट्स से 2%, वेरी नॉमिनल स्टॉप लॉस है। तो हमने कहा कि हम जो स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं विच इज 2% मल्टीप्लाइड बाय 3,000, तो 60 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, अब मैंने ये इसलिए सोचे लगाया कि ठीक है अगर मेरा लॉस हो भी गया तो जो मार्जिन है मेरा उसका मेरा 2% का लॉस हो जाएगा। तो 1.5 लाख पे 2% अगर मैं कैलकुलेट करता हूं दैट्स ओनली 3,000 रुपीज का लॉस। तो मैंने ये सोच के लगाया था कि मैं एक रिलायंस का फ्यूचर खरीद रहा हूँ जो 3,000 रुपए का है। एक लॉट बाय कर रहा हूँ, मेरे पास अकाउंट में 1.5 लाख रुपए हैं, बिकॉज मुझे एक्सचेंज कह रहा है 1.3 में आप खरीद सकते हो। और मैंने 2% मतलब 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, और मुझे उम्मीद थी कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो मेरा केवल 3,000 रुपए का लॉस होने वाला है। स्टॉप लॉस मुझे याद है स्टॉक्स में ऑप्शनल होता था लगाना, आपने कहा था लगा लो, बहुत अच्छी बात है, हर बार लगाना चाहिए, पर लगाना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, हर बार लगाना। यहाँ पे भी क्या आप यही बात बोलेंगे? यस, हमेशा हम कुछ भी ट्रेडिंग करें तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। नहीं, बट क्या ये ऑप्शनल होता है या ये जरूरी है, मतलब होगा ही होगा? नहीं, ऑप्शनल होता है, टेक्निकली तो ऑप्शनल है, बट फ्रॉम अ रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू सबको करना चाहिए। अब मान लेते हैं अनफॉर्चुनेटली हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लेट अस कैलकुलेट कि हमारा एक्चुअली कितना लॉस हुआ। क्या वो 2% का लॉस हुआ कि कहीं उससे कम या ज्यादा हुआ है? अगर आप देखिए मेरा लॉस कितना हुआ, 60 मल्टीप्लाइड बाय 250 विच इज 15,000 रुपीज। और अगर मैं इसको अपने मार्जिन से डिवाइड करता हूं दैट इज
10%। तो यहां पर कंफ्यूजन आ जाता है कि मैं तो ये सोच के बैठा था कि 2% का मैं रिस्क ले रहा हूं, बट मैं एक्चुअली 10% का रिस्क ले रहा था। दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द लेवरेज। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था 5 टाइम्स लेवरेज है। तो क्योंकि 2% का स्टॉप लॉस हिट हुआ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, मेरे को 10% का रिस्क हो गया। तो इसलिए व्हेनेवर यू आर ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स, आपको लेवरेज को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि आपके हिसाब से आप 1-2% का रिस्क ले रहे हो, बट वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, लेवरेज से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड सिमिलरली ऑन द ऑफसाइड ऑल्सो, कि अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है 1-2% का, वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गॉट इट, ठीक है। बट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना फॉर न्यू पीपल टू रिमेंबर। यस, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस। जैसे मैंने कहा, लेवरेज इज अ 2-साइडेड स्वॉर्ड। गलती आपसे हुई है शुरुआत में? होपफुली मैं कहूँगा कि नहीं हुई, बिकॉज आई वॉज वेरी कॉशियस, एंड मैंने एक्चुअली फ्यूचर्स में ट्रेडिंग नहीं करी है। आई एम मोर ऑफ एन ऑप्शंस ट्रेडर, और उसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा कि क्यों मैं फ्यूचर्स में ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। ओके, बाद में पूछूं? जी, जब हम ऑप्शंस की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों फ्यूचर्स में मैं ट्रेडिंग नहीं करता एग्जैक्टली। अब थोड़ा सा स्ट्रैटेजीज के बारे में जान लेते हैं। राइट। तो अगर हम फ्यूचर्स की बात करते हैं, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब हमने चार्ट भी दिखाया था कि जब स्टॉक ऊपर जा रहा था, आपका फ्यूचर भी ऊपर जा रहा था, और जब स्टॉक नीचे गिर रहा था तो आपका फ्यूचर भी नीचे गिर रहा था। क्योंकि एक तरीके से जुड़े हुए हैं दोनों, एकदम जुड़े हुए हैं, राइट। इनको बोलते हैं लीनियर प्रोडक्ट्स। ओके। अ लीनियर प्रोडक्ट बेसिकली मीन्स कि अगर 100 पॉइंट के ऊपर की मूवमेंट आ रही है तो मुझे 100 पॉइंट के ऊपर की मूवमेंट मिल जाएगी, और अगर 100 पॉइंट के नीचे की मूवमेंट आ रही है तो 100 पॉइंट के नीचे की मूवमेंट आ जाएगी। मतलब ऑलमोस्ट 1:1 की मूवमेंट आती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जी। इसका एक बैड पार्ट भी, अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि मैं क्यों फ्यूचर्स में ट्रेडिंग नहीं करता, बिकॉज इट्स अ लीनियर प्रोडक्ट। मतलब इसमें फ्यूचर्स में अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, यू हैव टू नेसेसरी नो द डायरेक्शन। अगर आपको डायरेक्शन सेंस नहीं है तो आप फ्यूचर्स में प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते, बिकॉज ऑफ द लीनियरिटी, राइट। आपने स्टॉक्स में भी देखा होगा, आप स्टॉक्स में प्रॉफिट कब कमाते हो? जब आपका डायरेक्शन ठीक होता है। हाँ। अगर आप डायरेक्शन नहीं पकड़ पा रहे तो आपका प्रॉफिट नहीं आ सकता। तो इसलिए आप अगर कभी भी फ्यूचर्स में कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, इट हैज टू बी मोर टू डू विद द डायरेक्शन स्ट्रैटेजीज। तो आप या तो इसमें ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। सो जो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, ब्रेकआउट के जितने भी हमने आइडियाज देखे थे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, उन पे आप ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज फ्यूचर्स और स्टॉक्स की स्ट्रैटेजी काफी सिमिलर होती हैं। या फिर यू कैन यूज इंडिकेटर्स लाइक RSI जो हमने डिस्कस किया था, थिंग्स लाइक सुपर ट्रेंड, यू कैन डू स्कैल्पिंग। तो ये सारी चीजें जो भी हमने स्टॉक स्पेसिफिक बात करी थी, वो सारी चीजें आप यहाँ कर सकते हैं। बट देयर इज वन सेपरेट स्ट्रैटेजी विच इज स्पेसिफिकली फॉर फ्यूचर्स, जिसको बोलते हैं आर्बिट्राज। ओके। सो विल टॉक अबाउट द आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी नाउ। अभी हमने देखा कि रिलायंस और रिलायंस का जो फ्यूचर है उसमें थोड़ा सा गैप चल रहा है। रिलायंस इज ट्रेडिंग एट 2948 or 2949. So let me write it here. Reliance is at 2949 and Reliance future is at 2977. Okay, 2977. अब आपको ये ध्यान रखना है कि जिस दिन फ्यूचर एक्सपायर होगा, विच इज करेंटली 29 फरवरी, फ्यूचर्स और स्टॉक का प्राइस मर्ज कर जाएगा, दे विल कन्वर्ज टू अ सेम प्राइस। तो अब आप माने कि अगर मैं रिलायंस को खरीद लेता हूं, रिलायंस स्टॉक को, सो आई एम बाइंग द रिलायंस स्टॉक एट अ क्वांटिटी ऑफ 250, बिकॉज 250 का हमारा लॉट साइज है, एंड आई एम सेलिंग रिलायंस फ्यूचर, क्योंकि इसमें शॉर्ट सेलिंग अलाउड है, देन दिस बिकम्स एन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। आर्बिट्राज का मतलब ही ये होता है कि मेरा लॉस ही नहीं हो सकता 99%। अब देखते हैं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। हमें ये तो नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। लेट्स से मार्केट गोज अप टू 3200। तो अगर ये 3200 ऊपर जा रहा है, तो जैसे मैंने कहा कि उस दिन फ्यूचर और स्टॉक का प्राइस सेम होगा। सो ऑन 29 फरवरी मेरे को रिलायंस में कितना प्रॉफिट होगा? 3200 माइनस 2949 विच इज 251, और मुझे फ्यूचर्स में लॉस हो जाएगा क्योंकि मैंने कुछ चीज सेल करी थी पहले और मैं महंगा बाय कर रहा हूं। सो माई लॉस विल बी 3200 माइनस, नहीं, 2977 माइनस 3200। सेल पहले किया था मैंने। अच्छा, ओके, ठीक है। सो आपने बस उसको घुमा दिया। हाँ, आगे पीछे। सो द नेट प्रॉफिट इज 28 पॉइंट्स। Okay, so you're buying the stock and you're selling the future. Yes. And you're making a profit of 28. But it seems very technical to me. But this is called the arbitrage strategy. मतलब एक नए आदमी के उससे Right. बोल रहे हो। Correct. तो ये और ये रैंडमली नहीं करी जाती। I mean, you will not just pick Reliance. अब आपको यहाँ देखना है कि अगर किसी स्टॉक में ये जो डिफरेंस है, ये जितना बड़ा डिफरेंस है उतना ज़्यादा आपको आर्बिट्राज मिलने का चांस है। अच्छा। क्योंकि अगर ये डिफरेंस बहुत ही पास होगा तो ऑब्वियसली यू हैव अ वेरी माइन्यूट। बट ये चीज़ें रिलेटिव है ना,
मतलब अब यहाँ पे मुझे 27-28 पॉइंट्स का जो डिफरेंस दिख रहा है वो मुझे क्या पता कि ज़्यादा है कि कम। हाँ, अब उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर ये 28 पॉइंट का जो मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 250 कर लूंगा क्योंकि दैट इज माई क्वांटिटी। तो मुझे इस बार 7,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। हाँ, इन द नेक्स्ट 15 डेज मेरे 7,000 रुपीज़ का प्रॉफिट ऑलमोस्ट गारंटीड दिख रहा है यहाँ पे। अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड गारंटी, स्टॉक मार्केट में गारंटी नहीं होती, बट आर्बिट्राज है तो इसलिए हम बोल रहे हैं। हाँ। अब कितना मेरा कैश लगने वाला है? मल्टीप्लाइड बाय 5। नहीं, रिलायंस को खरीदने में जो मैं बाय कर रहा हूँ वो ऑलमोस्ट 7.5 लाख रुपीज़ का मेरा मार्जिन लग रहा है, और फ्यूचर्स को सेल करने में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख, मतलब मेरा जो टोटल मार्जिन दैट्स अबाउट 9 लाख रुपीज़। तो अगर मैं ROI निकालता हूँ 7,000 डिवाइड बाय 9 लाख रुपीज़ विच इज़ 0.78%। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि 0.78% बहुत मिनिमल दिख रहा है आपको। 15 दिन का है, राइट? तो अगर आप इसको पूरे महीने का भी या पूरे साल का भी करते हो तो करीब 10-12% बन रहा है। इट इज़ बेटर देन योर FD रेट्स। हाँ, डेफिनेटली। तो हम यहाँ पर बात ही कर रहे हैं कि आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी जहाँ पर आपका रिस्क एकदम ना के बराबर है, बट यू आर गेटिंग अ डिसेंट रिटर्न फॉर योर मनी। बट ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं 3200 के नंबर पे। नहीं, चलिए उसका भी देखते हैं। मान लीजिए 32 नहीं है, मान लीजिए मार्केट नीचे गिर जाता है। हाँ, हमें पता ही नहीं थी, हम 2800 मान लेते हैं, 2800। इट इज स्टिल 28, ये चेंज नहीं होगा। इट विल डिपेंड ऑन द डिफरेंस ओनली, इट विल नॉट डिपेंड कि फाइनल प्राइस क्या हो रहा है। परफेक्ट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था जो मैंने अभी लास्ट पूछा है ना। दिस इज गुड। तो आर्बिट्राज में कुछ तो रिस्क होगा, क्योंकि अदरवाइज तो फिर सब कर रहे होते। अगर सब नहीं कर रहे हैं तो कुछ तो रीजन है। राइट, जैसे मैंने बोला कि ये 99% तो कन्वर्ज कर जाएगा, बट देयर आर चांसेस कि कन्वर्ज ना करे। ओके। और जिस दिन कन्वर्ज नहीं करे, जितना हमने छोटा छोटा करके प्रॉफिट कमाया, हो सकता है कि महीने में 2 या 3% का लॉस हो जाए। पहला रिस्क। दूसरा रिस्क, इसमें हमने कोई भी कॉस्ट को डिडक्शन नहीं किया है, बिकॉज व्हेन यू टेकिंग द ट्रेड्स आपका ब्रोकरेज भी लगेगा, आपके खर्चे भी लगेंगे, तो उसकी वजह से भी इसमें जो एक्चुअल जो प्रॉफिट आएगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। बट देयर आर एक्चुअली फंड्स, जैसे हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, देयर आर एक्चुअली फंड्स कॉल्ड आर्बिट्राज फंड्स, जो केवल इसी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करते हैं। वो ऑब्वियसली केवल एक पेयर को ट्रेड नहीं करते, दे विल ट्रेड लेट्स से 30-40 पेयर्स। तो मोर और लेस जो उनका रिटर्न आता है वो 12-13% का आ जाता है साल का, विच इज अगेन बेटर देन योर FD रिटर्न्स। वेरी गुड। ठीक है, ऑल राइट। फ्यूचर्स अच्छे से समझ आ गया। अब थोड़ा सा ऑप्शंस की तरफ स्टार्ट करते हैं। ऑप्शंस क्या होते हैं एग्जैक्टली? देखिए, आपने बहुत एग्जाम्पल देखा होगा, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल सुनने में आता है हर बार। मान लीजिए मैं किसी भी एक हाउस को खरीदना चाह रहा हूँ और वो हाउस 1 करोड़ रुपए का है, पर मेरे पास भी पैसे नहीं है। आई एम नॉट श्योर कि मैं उसको खरीदना चाहता हूँ कि नहीं। मैं बिल्डर के पास गया, मैंने उनको कहा कि मैं आपको 1 लाख रुपीज़ दे रहा हूँ, बट इस 1 लाख रुपए के लिए, जिसको हम एक तरह का एडवांस मान लीजिए, बट मुझे आप गारंटी करिए कि मैं अगले 1 साल तक इस घर को 1 करोड़ में खरीद सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक ऑप्शन खरीद लिया कि मैं अगले 1 साल तक मेरा जो प्राइस है वो फिक्स हो गया। अब मुझे क्या फायदा है एज अ बायर, मुझे क्या फायदा हो रहा है? मान लीजिए कि यहाँ पर इस सोसाइटी के आसपास कोई मेट्रो बन गई, तो ऑब्वियसली बात है कि प्राइस बहुत ऊपर चले जाएंगे। जो आज घर 1 करोड़ रुपए का था वो 2 करोड़ का हो जाएगा। बट क्योंकि मैंने वो 1 लाख रुपए की ऑप्शन खरीदी हुई थी, मैं जाऊंगा और बचे हुए पैसे दे देंगे आप? नहीं, मैं बचे हुए पैसे भी दूंगा। मैं जाऊंगा उनके पास, मैं कहूंगा मेरा 1 करोड़ का घर दो। 1 करोड़ का घर मेरा, जो भी मार्केट में अगर वो उस समय 2 करोड़ का हो गया है, मैं उनको बेचूंगा और मुझे 1 लाख पर 99 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो गया। करेक्ट। तो ये मेरे को ऑप्शन का पावर मिल गया। बट इसका उल्टा भी हो सकता है कि वहां पर जो गोल्फ कोर्स बनने वाला था वो कैंसिल हो गया और उसका प्राइस 1 CR से कम हो गया, 50 लाख का ही रह गया जी। तो उस दिन जो मैंने अपनी ऑप्शन खरीदी थी वो तो मैं नहीं यूज करने वाला, क्योंकि मैं 1 करोड़ का क्यों खरीदूंगा जब मुझे अभी ऑलरेडी 50 लाख का मिल रहा है। तो उस दिन मेरा एक्चुअली जो 1 लाख रुपीस है वो वेस्ट हो गया। तो यहां पर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, मैंने 2-3 चीज बताई आपको। पहली चीज तो जो 1 लाख रुपए जो मैंने खरीदे, जो मैंने पैसे दिए थे, वो था मेरा ऑप्शन। और अगर हम ट्रेडिंग की एग्जांपल बोलें तो इसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन, हम आगे बात करेंगे। दूसरी चीज मैंने बोली कि मेरे को 1 साल का टाइम मिल रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो बिल्डर है वो आपको कहेगा कि ऐसा नहीं है कि आपको 10 साल तक आप आराम से आ सकते हो। यू हैव अ टाइम फ्रेम कि आपको परचेस करना है तो विद इन 1 ईयर करना पड़ेगा। अब इसका मतलब कि अगर कोई भी आदमी और
6 months के बाद जा रहा है टू गेट द सेम डील, तो क्या वो 1 लाख रुपए देना चाहेगा? ही विल नॉट गिव 1 लाख रुपीज, राइट? क्योंकि वो कहेगा कि अगर मुझे केवल 6 महीने दे रहे हैं आप, तो मैं 50,000 रुपए ही दूंगा जो मैं आपको देने वाला हूं पैसे। अगर आपने मुझे 1 लाख रुपए में 1 साल का टाइम दिया है, तो 50,000 रुपए मैं आपको 6 महीने का टाइम दूंगा। तो यहां पर आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी थोड़ा समझ में आ रहा है जब हम ऑप्शंस को यूज कर रहे हैं कि कितने दिन तक हम उस ऑप्शन को होल्ड करने वाले हैं। तो ये बहुत ही क्रूड एग्जांपल हो गया कि कॉल ऑप्शन क्या होता है। सिमिलरली पुट ऑप्शन का हम एग्जांपल ले लेते हैं। हम सब ने इंश्योरेंस करवाई हुई है जी, अलग अलग चीजों की हम इंश्योरेंस करवाते हैं। कार इंश्योरेंस हो गया, हमारा घर का इंश्योरेंस हो गया, खुद की लाइफ का इंश्योरेंस हो गया। हम इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं? कि अगर कुछ गलत होता है, मतलब इफ समथिंग गोज बैड, तब मेरे को लॉस ना हो और मेरी इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसे दे दे। इसको बोलते हैं पुट ऑप्शन। मतलब अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, समथिंग इज हैपनिंग बैड, तब मेरा लॉस ना हो। इनफैक्ट अगर मैंने पुट ऑप्शन खरीदी तो हो सकता है फायदा ही हो जाए। तो अभी तक तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिए वो सारे एज अ बायर दिए कि मैं बाय कर रहा हूं। बट नाउ थिंक फ्रॉम अ सेलर पर्सपेक्टिव कि उसको क्या फायदा हो रहा है। जो हमारा एग्जांपल था कि जो जिसके पास घर है, जो 1 लाख रुपए मुझसे लेके गारंटीड अपना जो 1 करोड़ का घर उसको फिक्स कर रहा है, उसको क्या फायदा हो रहा है? उसको ये फायदा हो रहा है कि इन केस उसको पता है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो उसको वो 1 लाख रुपए जो मिल रहे थे वो तो उसको फ्री में मिल गए। और दूसरी चीज, उसका जो घर बिकना था उसकी गारंटी भी हो गई, हाँ भाई घर तो बिकेगा ही बिकेगा। तो सेलर पर्सपेक्टिव भी फायदा है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज की, LIC वगैरह, दे आर सच अ बिग कंपनीज, बिकॉज जब हम अपना प्रीमियम खरीदते हैं या अगर हम कोई इंश्योरेंस खरीदते हैं, हम थोड़ी नहीं जा रहे हैं डेली अपना इंश्योरेंस को रिडीम करवाने। बहुत रेयर होता है कि हम उसको रिडीम करवाएंगे। तो इसलिए जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनको यूजुअली प्रॉफिट ही होता है, बिकॉज अगर उन्होंने 1000 लोगों को प्रीमियम दिया है, मुश्किल से एक बंदा आएगा उसको रिडीम करवाने। सो दैट इज द बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस, कि हमारे को एक ऑप्शन मिल रहा है कि अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो मैं अपने आप को सेफ गार्ड कर सकूं। ओके। तो फ्यूचर और ऑप्शन में अगर मैं एक लाइन में डिफरेंस समझना चाहूं तो क्या कह सकते हैं आप इसके बारे में? जो मेजर डिफरेंस है दैट इज द लीनियरिटी कॉन्सेप्ट। हमने बात करी थी फ्यूचर्स आर लीनियर प्रोडक्ट जी, स्टॉक के साथ चलते हैं। अगर ऊपर जाएगा तो 100 रुपए ऊपर जाएगा तो 100 रुपए ऊपर चले जाएगा, और अगर 100 रुपए स्टॉक नीचे गिरा तो वो भी 100 रुपए गिर जाएगा। बट ऑप्शंस आर नॉन लीनियर। मतलब अगर स्टॉक ऊपर गया 100 पॉइंट, तो हो सकता है कि मेरा ऑप्शन 70, 80, 100 पॉइंट ऊपर चले जाए। बट अगर स्टॉक नीचे गिरता है 100 पॉइंट, हो सकता है ऑप्शन केवल 5, 10 या 15 रुपए ही नीचे गिरे। सिमिलरली उल्टा भी हो सकता है कि अगर स्टॉक नीचे तो जा रहा है 100 पॉइंट, तो ऑप्शन ऊपर जा रहा है, और जब स्टॉक नीचे गिर रहा है तब स्टॉक मतलब रिवर्स चल रहा है। दैट मीन्स दिस नॉन लीनियरिटी कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज अगर आपका जो सिंबल है या आपका जो स्क्रिप्ट है वो नॉन लीनियर है, तो हम एक्चुअली उसमें स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं कि अगर कुछ मिस प्राइसिंग हो रहा है तो हम उसका बेनिफिट कैसे लें। तो हम आप काफी डिस्कस भी करेंगे स्ट्रैटेजीज। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ग्रीक्स क्या होते हैं, बिकॉज ग्रीक्स को यूज करके ही हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। सो वी विल डिस्कस दैट इन द फ्यूचर सेशंस। आप मुझे बताइए, मैं सही बोल रही हूँ या नहीं, क्या ये सेफ होगा कहना कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? नहीं, दे आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिकॉज जो ऑप्शंस हैं उसके 2 अलग अलग पार्ट्स हैं, एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन। यूजुअली अगेन वी विल शो यू सम एग्जांपल्स। यूजुअली जो फ्यूचर है और जो कॉल ऑप्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर फ्यूचर ऊपर जाएगा तो कॉल भी ऊपर जाएगी, एंड फ्यूचर एंड पुट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्यूचर ऊपर गया तो पुट नीचे गिर जाएगी। तो हमने फ्यूचर्स के बारे में तो ऑलमोस्ट सब कुछ जान लिया, बहुत एक्साइटिंग था, होल न्यू वर्ल्ड। ऑप्शंस के बारे में भी हमने जानना स्टार्ट कर दिया है, मगर काम अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारे पास बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। तो ऑप्शंस में हम और ज़्यादा डीपर जाएंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो वैसे भी ऑप्शंस मिस्टर असीम का एक बहुत ही प्रोफाउंड डिपार्टमेंट है, इन्होंने बहुत ज़्यादा डील किया उसमें, इन्हें काफ़ी नॉलेज है उसके बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो शायद आपके लिए और ज़्यादा एक्साइटिंग हो सकता है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। ओके, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.